जय हिंद क्लास। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों आप इसमें चित्र भी देख रहे हैं, इसमें माँ बेटे से कह रही है और फिर दूसरे चित्र में बेटा माँ से कह रहा है। क्या? देखिए, माँ बेटा दूध पी लो, बेटा नहीं माँ भूख नहीं है। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं, जैसे माँ। तो माँ हलन प्लस आ, क्या हुआ? माँ। बेटा बा हलन प्लस ए प्लस ट प्लस हलन प्लस आ, बेटा। दूध दा हलंत प्लस उ प्लस दहा हलंत प्लस आ, हुआ दूध। इसी तरीके से नहीं, पी लो, भूख है, इसी तरीके से ये जुड़कर बनते हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते, अतः लिखित भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसकी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए, अपने प्राकृत मूल में प्रत्येक व्यंजन हल होता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य हिंदी संस्कृत जन्य भारतीय भाषाओं में प्रत्येक व्यंजन आ स्वर की सहायता से ही उच्चारित किया जाता है। यानी कि जो भी व्यंजन उच्चारित किया जाता है वो आ स्वर की सहायता से ही उच्चारित किया जाता है। यदि व्यंजन के साथ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर संयुक्त होता है तो व्यंजन का उच्चारण उसकी मूल ध्वनि एवं स्वर की ध्वनि के संयुक्त उच्चारण के रूप में होगा। जैसे का हलंत प्लस आ, का हलंत प्लस ई की, का हलंत प्लस ई की। तो समस्त वर्णों के एक व्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। देखिए, वर्ण इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को पढ़ेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ऋ ए औ। विशेष, इनमें 4 मूल स्वर हैं, आ ई उ ऋ। शेष अन्य स्वर इन चारों मूल स्वरों के गुणों से बने हैं। इन्हें यौगिक स्वर भी कहा जाता है। अंग, अनुस्वार, अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंग, इसको विसर्ग। तो इन दोनों को बोलेंगे हम अयोग वाह। अब है स्वर के भेद। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो देखिए, इनको पढ़ेंगे अंदर से। ह्रस्वर, इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ ऋ। तो देखिए, हमने जो इनका उच्चारण किया है, इनको उच्चारण करते में कम समय लगता है। देखिए, आ ई उ ऋ, तो कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर में देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। अब इनका उच्चारण करके देखिए, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो देखिए, हमने जब इसका उच्चारण किया है तो हमें ह्रस्व स्वर के अपेक्षा इन दीर्घ स्वरों में ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय लगा है। आगे देखिए,
प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इनका प्रयोग सीमित है, जैसे ओम। देखिए हम ओम करके बोलेंगे तो हमारा 3 गुना समय लगता है, ओम। ठीक है, आगे देखिए व्यंजन। वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों के आधार पर होता है। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। स्पर्श व्यंजन। अब इसके अंदर देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है अर्थात छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। का से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक तरफ वर्ग है, एक तरफ स्पर्श व्यंजन है और एक तरफ उच्चारण स्थान है। देखिए का वर्ग, का वर्ग को हम पढ़ेंगे। देखिए क ख ग घ डा, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उच्चारण करके जब हम देखते हैं तो ये हमारे अंदर जीवा जो है स्पर्श करती है, किसको, कंठ को। मतलब जब हम जो का वर्ग के इन स्पर्श व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे कंठ के अंदर से ये ध्वनि निकलती है। चा वर्ग में देखेंगे च छ ज झ या, तो इसमें हम जब बोलते हैं तो जीवा तालु पर लगती है, तो ये तालु उच्चारण स्थान के हैं। आगे देखिए ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, तो देखिए हम ये आवाज़ हमारी मूर्धा से आ रही है ना। अब आगे देखिए ता वर्ग, ता थ द ध न, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो जीवा है दंत पर स्पर्श कर रही है, तो ये दंत उच्चारण स्थान के हुए। पा वर्ग, पा फ ब भ म, तो देखिए इनको बोलते समय हमारे जो होठ हैं ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये ओष्ठ स्थान के हुए। ठीक है, जिन्हें होठ बोलते हैं। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का आशय है स्वर व व्यंजन का मध्यवर्ती उच्चारण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ला वा। तो देखिए इनको उच्चारण करते समय ये स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती उच्चारण है ना। इनका उच्चारण से जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, अंदर से ही निकलते हैं, है ना। तो इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से वायु के बाहर निकलते समय वायु के रगड़ खाने में ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है ऊष्म व्यंजन में। ये कुल 4 हैं। देखिए शा सा सा हा, तो इनको बोलते समय कुछ ऊष्मा सी उत्पन्न हो रही है यानी गर्मी सी उत्पन्न होती है, तो उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की ध्वनियों के संयोग से बनी संयुक्त ध्वनियों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 4 हैं, क्षय क्षत्रिय त्रय वैज्ञानी श्रय। इनका निर्माण जैसे संयुक्त यानी कि मिलकर बनता है, जैसे का हलन प्लस शा, तो हो गया छा। अब ता को देखेंगे, त्रा को देखेंगे, ता हलन प्लस रा त्रा ना। इस तरीके से ग को देखेंगे, जा हलन प्लस या, तो गया। आगे देखिए श्रा, ये बनता है शा हलन प्लस रा, तो श्रा। इस प्रकार से जोड़ने से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क हलन प्लस या क्य, तो ये जैसे हाँ वर्ड होता है क्यारी, द हलन प्लस ध यानी कि ध, बुद्ध शुद्ध, इस तरीके से वर्ड बनते हैं, है ना। जैसे ता हलन प्लस या त्य यानी कि तैयारी त्योहार, इस तरीके से आगे श्याम में भी इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आगे है द्वैत्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले
व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च हलंत प्लस च यानी कि बच्चा, ऐसे वर्ड बनता है। टा हलंत प्लस टा यानी कि मिट्टी। इस तरीके से जहाँ पर हम व्यंजन देखते हैं, दो समान व्यंजन देखते हैं, है ना, तो वो द्वैत व्यंजन कहलाता है। इस तरीके से गन्ना, बल्ला, है ना, इन सब में हम क्या देख रहे हैं, दो समान व्यंजन देख रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, द्वैत व्यंजन। आगे देखिए स्वरों का मात्रा रूप। पहले स्वर दिए हुए हैं, फिर इनकी मात्रा दी हुई है। देखिए स्वर है आ ई उ री ए औ औ। अब मात्रा है, आ की मात्रा है ई उ री ए ओ औ। इस तरीके से ये मात्रा है। अब हम इनका किस तरीके से प्रयोग करते हैं मात्राओं का, जैसे का में करेंगे का, की, कु, क्रय, के, कई, को, कौ। इस तरीके से हम इन मात्राओं का व्यंजन में यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग का मात्रा रूप। तो देखिए अनुस्वार अंग, और ये मात्रा रूप है, नाक से उच्चारण होता है। आगे है अनुनासिक अंग, यानी इसका मात्रा रूप है, नाक और मुंह के से उच्चारण होता है। फिर आगे विसर्ग, इसका मात्रा रूप कंठ से उच्चारण होता है। विशेष, आ का कोई मात्रा रूप नहीं होता, यह प्रत्येक व्यंजन में शामिल रहता है। आ रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि जिन व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है तो उसमें वे व्यंजन आ से रहित होते हैं, और जिन व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा रहता है तो उन व्यंजन में आ मिला रहता है। ठीक है, आगे देखिए वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि कोई एक शब्द है ना, उनके वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर का व्यंजन से विच्छेद करना, अर्थात आ स्वरों के मात्रा रूप को व्यंजन से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्तनी गलत अशुद्धियों से बचने के लिए वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोग की समझ आवश्यक है। देखिए जैसे नीचे ये वर्ण है पूनम, अब इसको हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, पा हलंत प्लस ऊ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ, तो क्या हो गया पूनम। आगे है गाय, गाय का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, ग हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस आ, यानी कि गाय। इस तरीके से क्रम है, क हलंत प्लस र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ, तो क्या होगा क्रम। इसी तरीके से चिन्ह, चिन्ह को देखेंगे, च हलंत प्लस ई प्लस ह हलंत प्लस न हलंत प्लस आ, तो क्या होगा चिन्ह। इसी तरीके से हम सारे शब्दों के वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे आगे क्रम है, प्रेम है, कर्म है, कृष्ण, मोहन, सारंग, दंड, क्षत्रिय, ज्ञान। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके वर्ण विच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको देखेंगे। ये गलत अशुद्धियों से, ये जो वर्तनी का गलत अशुद्धियों से बचने के लिए वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोग की समझ आवश्यक है, इसलिए इसको ठीक से समझेंगे। तो बच्चों आज हमने पाठ 2 वर्ण विच्छेद पाठ को पढ़ा और समझा वर्ण विचार। तो आप इसे पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।